बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा पोएम है दैट इज़ मिस्टर हाउसमैन्स मैसेज बाय इज़रा पाउंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। इस पोएम में हम इज़रा पाउंड की शॉर्ट बायोग्राफी, की पॉइंट्स, पोएम ट्रांसलेशन और थीम्स को डिस्कस करेंगे। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। इज़रा पाउंड 1885 से 1972 में इसकी डेथ हुई। ये एक अमेरिकन पोइट, इसेइस्ट और क्रिटिक थे। हु वाज वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स ऑफ द मॉडर्निस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर। और मॉडर्निस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर के ये एक लीडिंग फिगर थे। इमेजिज़म मूवमेंट के ये एक लीडिंग फिगर थे। ही वॉज बोर्न इन हैली Idaho and grew up in Pennsylvania, where he attended the University of Pennsylvania and received a degree in Romance languages. इसी तरह इसने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी अटेंड की और फिर रोमेंस लैंग्वेजेस जो है उस पर डिग्री हासिल की। रोमेंस लैंग्वेजेस हमारे पास जो है 5 लैंग्वेजेस होते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन Pound moved to Europe and became part of the expatriate community of writers and artists in Paris। तो ये फिर जो राइटर्स की एक कम्युनिटी थी उसको ज्वाइन की और आर्टिस्ट की जो कम्युनिटी थी। Therefore he became friends with other prominent modernist writer। अब इसके जो डिफरेंट दोस्त बन गए थे वो कौन थे? T.S. Eliot थे, जेम्स जॉइस थे और एर्नेस्ट हेमिंगवे। Pound was a prolific writer and published numerous collections of poetry including Persinia। ये इसके जो कलेक्शन है पोइट्री के इसके नाम हैं। 1909 में पब्लिश हुई थी। द कैंटोस 1925 से लेके 1970 तक एंड हर्क्सलेवियन मबलरी 1920 में। In addition to his work as a poet, Pound was also a literary critic and an influential figure in the development of modernist literature। As I said कि imagism movement हो या modernist literature हो, इसके ये एक leading figure थे। He championed the work of many writers who are now considered canonical figures of modernism including Eliot, Joyce and William Butler Yeats। तो ये सारे इसके साथ इसी movement के जो है participants थे। Pound's own poetry was also highly experimental and drew on a wide range of influences from classical literature to Chinese poetry। और इसने चाइनीज़ पोइट्री की भी जो है इंग्लिश में जो है ट्रांसलेशन की है। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर आप लोगों ने इसकी एक पोएम पढ़ी है द रिवर मर्चेंट्स वाइफ अ लेटर बाय इज़रा पाउंड, वो इसकी जो है चाइनीज़ पोइट्री थी और इसको जो है उस लेटर को जो है इसने फिर इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट की है। उस पर भी मेरी वीडियो बनी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको भी देख लीजिएगा। Pound's life was marked by controversy particularly due to his political views। अभी एक पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होते हैं उसके भी एक मेंबर थे। He became involved in far-right politics during the 1930s as a supporter of Italian fascism and the regime of Benito Mussolini। तो ये इसके जो है सपोर्टर थे बेंटो मुसोलिनी और ये इटालियन फाशिज्म थे। After World War II, Pound was arrested by American authorities for treason and spent 13 years in a mental hospital। treason का मतलब है ख़ाइन, गद्दार। इसको जो है गद्दारी के केस में जो अमेरिकन अथॉरिटीज़ थी उन्होंने गिरफ़्तार किया और फिर से 13 years तक जो है मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया। During this time, he continued to write and was visited by a number of prominent writers and artists including Allen Ginsberg and Robert Lowell। तो डिफरेंट राइटर्स ने फिर जो है इसके जो है इसके पास आते थे, विज़िट करते थे, जिसमें एलन गिन्सबर्ग थे और रॉबर्ट लोवेल थे। डिस्पाइट हिज कंट्रोवर्शियल व्यूज, पाउंड्स वर्क रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर and his influence can be seen in the work of many later writers। He is often considered one of the most significant poets of the 20th century। ये most important जो है राइटर है and his contributions to the development of modernism continue to be studied and debated by scholars and critics today। और जब आप भी कुछ लिखते हो, चाहे पोएम हो, कोई कुछ भी हो, तो आपको अप्रिशिएट भी किया जाता है, आपको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। सेम जो इसकी पोइट्री है उसको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है। अब इस पोएम के अगर की पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहला जो की पॉइंट है वो है वाव मीन्स मिज़री। अब ये वर्ड जो है पोएम में यूज़ होगा, सो आपको पता होना चाहिए वाव का मतलब क्या है, मिज़री। मिज़री जो है हम कह सकते हैं या वाव का जो मतलब है या मिज़री का जो मतलब है उसको हम उर्दू में कहते हैं रंज। ठीक है, रंज, गम। डेथ इज़ इनएस्केपेबल। अब यहाँ पे इस पोएम में डेथ के बारे में बताया गया है और डेथ से हम कभी भी फ़रार नहीं हो सकते। डेथ जो है कंफर्म है, डेथ ने आना है।
चाहे आज जो हमसे पहले चले गए हैं, हमने उसके बाद ही जाना है। मैन इज़ मॉर्टल देयर फॉर वी शुड एक्ट लाइक वी वर और आर डेड। इंसान जो है मीन्स ये दुनिया जो है पानी है, और हमने सब ने एक दिन मरना है, चाहे जानदार हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो या लिविंग थिंग्स हो। जितनी भी चीज़ें हैं सब ने एक दिन ख़त्म होना है, इस दुनिया ने एक दिन ख़त्म होना है। तो यहाँ पे जो लिखा है कि मैन इज़ मॉर्टल, मतलब इंसान भी इसी तरह जो है मॉर्टल है, पानी है। इफ़ वी आर अलाइव वी हैव टू लिव लाइक वी आर लिविंग। अगर हम ज़िंदा है, इसका सिंपल ये मतलब इस सेंटेंस का कि अगर आप ज़िंदा है तो ज़िंदगी को एंजॉय करो, ज़िंदगी के हर लम्हे को जो है एंजॉय करना चाहिए। बाकी हम सबको पता है मरना है एक दिन हमने। इसी तरह जो बुद्धा है, बुद्धा सेज दैट मिजरी इन ह्यूमन लाइफ इज़ ड्यू टू देयर डिज़ायर। अब जो मिजरी है इंसान की ज़िंदगी में, मिजरी का मतलब है रंज, गम, उसकी मेन वजह क्या है बुद्धा के मुताबिक कि उसके डिज़ायर्स, उसके ख्वाहिशात इतने ज़्यादा होते हैं कि उसकी वजह से उसे रंज मतलब एक गम जो है मिलता है। एट्सेट्रिया इंडिकेट सम एलिमेंट्स, ये वर्ड भी इधर यूज़ हुआ है पोएम में, तो इसका मतलब है डिफरेंट या सम एलिमेंट्स एज बीन लिस्टेड बिफोर, जिसको हम उर्दू में इसको जो है उर्दू में कहते हैं इसी तरह। एट्सेट्रा का मतलब है उर्दू में इसी तरह। हेयर पोइट टेल्स अबाउट द कैजुअल मिजरी ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बींग्स। तो इस पोएम में जो मॉडर्न ह्यूमन बींग है उसकी जो मिजरी है, जो रंज है, जो गम है, उसके बारे में बताया गया है। मॉडर्न मैन इज़ नॉट अ फ़िलासफ़र, ही डज़ नॉट थिंक इन अ लॉजिकल वे। मॉडर्न मैन जो है ये एक फ़िलासफ़र तो नहीं है, लेकिन ये लॉजिकल वे में भी नहीं सोचता। द पोइट इज़ सार्कास्टिक अबाउट द मॉडर्न मैन बाय यूजिंग एट्सेट्रिया बिकॉज ऑफ द मॉडर्न मैन्स कैजुअल एटीट्यूड। अब ये क्यों मॉडर्न मैन पे क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उसको टारगेट कर रहा है? उसकी मेन वजह है कि मॉडर्न मैन कुछ ना जानते हुए भी जो है गेस वगैरह करता रहता है कि इसके साथ ये होगा, ये शहर इस तरह है या ये मुल्क इस तरह है। सो कोई लॉजिक नहीं होती उसकी बातों में, अपने आप को जो है फ़िलासफ़र शो करता है। लंदन इज़ अ वॉफुल प्लेस। अब ये जो है एक लाइन है यहाँ पे पोएम में भी मेंशन होगा। सो इस लाइन का मतलब यहाँ पे सिंपल ये है कि दिस रिप्रेजेंट्स द कैजुअल मिजरी वी आर गिविंग ऑन कॉमन जनरल आइडियाज़ और स्टेटमेंट्स एंड दिस इज़ द कॉमन मिजरी ऑफ अ मॉडर्न मैन। यही तो लाइक आई सेड कि हम किसी भी शहर, किसी भी बंदे, किसी भी जगह के बारे में जो है गैस करना स्टार्ट करते हैं कि ये शहर ऐसा होगा या ये कौम ऐसा है, ये लोग ऐसे हैं। हालांकि ये सब जस्ट हमारी लॉजिक, कोई लॉजिक उसमें नहीं होती, हम जस्ट अपने आप को फ़िलासफ़र शो करते हैं। और ये यहाँ पे इज़रा पॉइंट यही कहता है कि जितने भी मॉडर्न मैन हैं, मतलब जितने भी ये दुनिया के लोग, वो अपने आप को ऐसे शो करते हैं कि जैसे वो मॉडर्न हो या जैसे वो फ़िलासफ़र हो, कोई लॉजिक उनकी बातों में नहीं होती। और ये चीज़ कॉमन है, हम देखते हैं, हम किसी भी कौम को टारगेट करते हैं, किसी भी जगह को टारगेट करते हैं, हालांकि हम सिर्फ एक बंदे से मिले होते हैं तो हम पूरी कौम को जो है फिर टारगेट करते हैं। अ मॉडर्न मैन डज नॉट नो अबाउट समथिंग एग्जैक्टली बट ही मेक्स अ जनरल स्टेटमेंट। देखो वही बात की गई है कि कुछ भी नहीं जानता मॉडर्न में, लेकिन जनरल स्टेटमेंट बना लेता है, जनरल आइडियाज़ जो है वो क्रिएट करता है। जिस तरह वो कहता है वन डे वी विल डाई, ऑब्वियसली वी विल डाई, नो डाउट वी विल डाई, बट जो मोमेंट है उसको तो इन्जॉय करने दो। वो आपको कह देते हैं, डराते हैं। अब यहाँ आगे हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आप लोगों ने ज़रूर मेंशन करना है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ लाइफ एंड वी हैव टू एंजॉय एवरी मोमेंट। एज आई सेड, ज़िंदगी जो है ऑब्वियसली एक दिन ख़त्म होनी है, लेकिन जो मोमेंट आप जी रहे हो उसको तो एंजॉय करो। उसमें जो है अपने आप को इतना जो है गम में इन्वॉल्व नहीं करना, या इतने जो है अपने आप को सैड नहीं रखना, ग्लूमी नहीं रखना, कि जो आप प्रेजेंट मोमेंट है जिसको आपने इंजॉय करना होता है, उसको जो है आप एज अ सैड मोमेंट जो है गुजार रहे होते हैं। सो द सिंपल इट मीन्स दैट यू शुड enjoy every moment of life and forget about the past what you have done। ये चीज़, इसकी मैं बात कर रहा था, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी ये एक हम कह सकते हैं एक टेक्निक है जो लोग जो हैं जो आपको बताते हैं कि आपके साथ ये होगा और आप उस चीज़ पे बिलीव करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम इसकी जो है डेफिनेशन है वो देखते हैं। अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी इज़ अ प्रेडिक्शन और एक्सपेक्टेशन दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली causes itself to come true। In other words, a belief or assumption that shapes our behavior and leads to outcomes that confirm the original belief। इसका सिंपल मतलब ये है कि लोग जब आपको कहते हैं कि आपके साथ ये होगा या आपने ये करना है, तो ना चाहते हुए भी आप उनकी चीज़ जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है उनको फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वर्ड जो है सेल्फ फुलफिलिंग मीन्स आप खुद ब खुद उस चीज़ को फुलफ़िल करने की ट्राई करते, उसको कोशिश करते, उसको कि जो जो उसने कहा है उसको मैं मुकम्मल करूँ। यहाँ पे हम कुछ 5 एग्जांपल देखेंगे, इससे ईज़िली आपको समझ आएगी।
Stereotypes. When someone is judged based on a stereotype, they may begin to conform to that stereotype. For example, if someone is constantly told that they are lazy, they may start to believe and act accordingly. Suppose मैं आपको कहता हूँ भाई आप प्लीज़ आप सुस्त बंदे हो, तो हालांकि आप नहीं होंगे, मैंने जस्ट ऐसा कमेंट पास किया है या जो भी हो, तो आप एक वक्त आएगा आप जो मैंने कहा है उस पर अमल करना स्टार्ट करेंगे. उस पर अमल करने से मुराद ये आप सुस्त हो जाएंगे. सो व्हाट यू आर डूइंग, इट मीन्स इट इज़ वन काइंड ऑफ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. जो मैंने कहा है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है आप उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं. सो इसको हम सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं. एक्सपेक्टेशंस इन रिलेशनशिप्स. इफ वन पार्टनर एक्सपेक्ट द अदर टू चीट और टू बी अनफेथफुल, दे मे बिकम more controlling or jealous, which can actually drive to the other person away or lead them to cheat. जब एक रिलेशनशिप में भी यही होता है, जब एक कहता है कि मतलब ये जो है मुझे धोखा देगा या अनफेथफुल रहेगा मेरे साथ, तो होता कुछ यूँ है, एक किस्म की जेलसी क्रिएट होती है और फिर उससे क्या होगा, एक वक्त आएगा वो आपको ज़रूर चीट करेगा, वो आपको जो है लाइक वो आपसे दूर ज़रूर जाएगा. क्यों? क्योंकि आपने उसके बारे में ये प्रोफेसी क्रिएट कर दी और वो जो है उसको फुलफ़िल करेगा आपके लिए, वो चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो. तीसरी एग्जांपल है इकोनॉमिक प्रेडिक्शन. इफ़ पीपल बिलीव द इकोनॉमी इज़ गोइंग टू क्रैश, दे मे बिकम मोर कॉशियस विद देयर मनी एंड स्पेंडिंग, विच कैन एक्चुअली लीड टू अ रिकशन. इसी तरह जो पैसा है वो भी इसी तरह है. जब आप कहते हैं कि यार इकोनॉमी जो है डाउन होती जाएगी या ये चीज़ जो है ऐसे ही होती जाएगी और आप केयर करना स्टार्ट करते हो, सो उससे क्या होगा, आपकी जो पैसे है वो भी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की बात आती है. मतलब आप ख़ुद जो है उसको जो है ज़ाया करने की कोशिश करेंगे, चाहे फिर वो इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो या किसी और के थ्रू हो. एकेडमिक अचीवमेंट, ये भी बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट के लिए. इफ़ अ स्टूडेंट इज़ कंस्टेंटली टोल्ड दैट दे आर नॉट स्मार्ट, दे मे स्टार्ट टू बिलीव इट एंड गिव अप ऑन देयर स्टडीज़, विच कैन लीड टू पोर एकेडमिक परफॉर्मेंस. जब आपको कोई टीचर कहता है कि भाई आप नहीं पढ़ते हैं, आप स्मार्ट नहीं हो, आप ये हो, तो उससे क्या होता है, दो चीज़ें सामने आती है. या तो आप मुकम्मल पढ़ना छोड़ देते हो, मींस जो टीचर की प्रोफेसी थी उसको आप सेल्फ फुलफिलिंग में कन्वर्ट करते हो, मींस आप उस प्रोफेसी को जो है मुकम्मल करते हो. मतलब या आप मुकम्मल तौर पे पढ़ते हो या आप मुकम्मल तौर पे जो है पढ़ना छोड़ देते हो. सो माय बेस्ट सजेशन फॉर यू ऑल इज़ दैट यू मस्ट स्टडी. Self-esteem. If someone has low self-esteem, they may believe they are unworthy or of love or success, which can lead them to make choices that reinforce this belief, such as avoiding social situation. ये आप लोग देख लीजिएगा, बस ये 4-3 एग्जांपल्स काफ़ी है, इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स देने की ज़रूरत नहीं है. ये बेस्ट एग्जांपल है और ये 2 बेस्ट एग्जांपल हैं. इसको आप लोगों ने रटना है या कंसेप्ट के साथ पढ़ना है. फिर उसके बाद हमारे पास है पोएम ट्रांसलेशन. पोएम ट्रांसलेशन में सबसे पहला जो पहले लाइन्स है वो है ओ वो पीपल आर बोर्न एंड डाई. ओ वो का मतलब ये है कि लाइक एज आई सेड कि वो का जो सिंपल मतलब है वो मिज़री को कहते हैं. मिज़री का मतलब क्या है, तबाही, मीन्स अ फीलिंग ऑफ इंटेंस अनहैप्पीनेस. तो लोग की बर्थ होती है और फिर उनकी डेथ होती है. पीपल आर बोर्न एंड डाई, इंसान जो है उनकी पैदाइश होती है, इसी तरह फिर उनकी डेथ होती है. वी आल्सो शैल बी डेड प्रिटी सून, देयरफॉर लेट अस एक्ट एज इफ़ वी वर डेड ऑलरेडी. हम भी बहुत जल्द मरेंगे और हमें ऐसा एक्ट करना चाहिए जैसे हम ऑलरेडी डेड हो, जैसे हम ऑलरेडी मर चुके हो. ठीक है, आई होप आपको ये स्टैंजा की समझ आई होगी. उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है हमारे पास वो है द बर्ड सिट्स ऑन दी हाउथ्रॉन ट्री. परिंदा जो है वो हाउथ्रॉन ट्री पर बैठता है लेकिन वो भी मरता है. अब हाउथ्रॉन ट्री क्या है, हाउथ्रॉन का सिंपल मतलब है फूलों की झाड़ी, मीन्स अ स्प्रिंग फ्लावरिंग श्रब और स्मॉल ट्री ऑफ द जेनस क्रेटिजियस. ठीक है, आपने सिंपल इसका जो उर्दू मतलब है वो क्या है, फूलों की झाड़ी. मतलब परिंदे जो है या जो परिंदा है उसने भी एक दिन मरना है. तो सिंपल इसका मतलब ये हुआ. फिर उसके बाद है सम लेड्स गेट हंग एंड सम गेट शूट. लेड्स का मतलब है लड़का, लेड्स है तो लड़के. ठीक है, लेड का मतलब है लड़का, चाहे वो मैन हो या बॉय हो उसको हम लेड कहते हैं. कुछ लड़कों को फांसी होती है और कुछ को शूट किया जाता है. लेकिन इंसान वो फुल इज़ दिस वुमेन अलॉट वो एट्सेट्रा. अब
लाइक आई सेड कि लेट का मतलब क्या है, लड़का। कुछ लड़कों को मानसी होती है और कुछ को शूट किया जाता है, लेकिन इंसान ज़्यादा अलमनाक है। वो फुल का मतलब है अलमनाक। सो अलमनाक लाइक सिंपल अगर इसके इंग्लिश में डिफिनेशन देखिए, अफेक्टेड और फुल ऑफ ग्रीफ और वो, या इंसान की किस्मत ज़्यादा अलमनाक है। वो मीन्स रंज रंज, गम गम, इंटेंस मोurnfulness। मौन का मतलब है सोग मनाना, ठीक है। सो वो रंज, रंज क्या है, इंटेंस mournfulness। लंदन इज़ अ वॉफुल प्लेस, ये ऑलरेडी हमने की पॉइंट में भी डिस्कस किया था। इसका मतलब ये है लंदन जो है एक अलमनाक जगह है, मतलब लोग अपनी स्टेटमेंट या बिलीव रखते हैं किसी भी जगह के बारे में। अब ये किन की बात हो रही है, मॉडर्न मैन की बात हो रही है। श्रपशार इज़ मच प्लेजेंट हियर। श्रपशार ये एक जगह है लंदन में, और ये लंदन की सबसे लाइक मोस्ट रूरल और पॉपुलेटेड काउंटी है, ठीक है। हम कह सकते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। लंदन में एक जगह है, रूरल जगह है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और रूरल एरिया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो श्रॉपशायर जो है ज़्यादा खुशगवार है, वहाँ के लोग ज़्यादा खुश रहते हैं। Then let us smile a little space upon found nature's morbid grace। इसका मतलब ये है, तो आइए थोड़ा मुस्कुराते हैं और नेचर को प्रेफरेंस देते हैं, और ये मौत का जो खौफ है इसको थोड़ी देर के लिए बुला देते हैं, ठीक है। मॉर्बिड जो है फासिद को कहते हैं, मीन सजेस्टिंग द हॉरर ऑफ डेथ एंड डिके। आपको जो है मौत का खौफ दिलाना, उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्बिड, फासिद, उर्दू में फासिद कहते हैं। फिर उसके बाद है ओ वो एट्सेट्रा। ओह ये रंज रंज, ये इसी तरह जारी रहेगा। एट्सेट्रा का मतलब है इसी तरह, ठीक है, इसी तरह जारी रहेगा। और ये रंज रंज, ये जो गम है ये इसी तरह जारी रहेगा। तो सिंपल मतलब ये हुआ कि आपने प्रेजेंट को एंजॉय करना है। ओवरऑल इस पोएम का मतलब ये है, लाइक जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें क्या है, द पोइट एक्चुअली शोज़ अस द रियलिटी ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की हकीकत के बारे में बताता है कि ज़िंदगी कैसी है। ही क्लेम्स दैट डेथ इज़ सर्टन एंड वी ऑल आर गोइंग टू डाई, कि ज़िंदगी में जो मौत है वो यकीनी है, ठीक है। हमने सब ने एक दिन मरना है। दैट्स व्हाट द फैक्ट ऑफ लाइफ इज़, यही ज़िंदगी की हकीकत है। एंड फिर जो दूसरे लाइन्स है, जो दूसरे फर्दर लाइन में वो क्या कहता है, वी शुड डू एज मच एज वी आर कैपेबल ऑफ दोज थिंग्स। मतलब हमें ऐसा एक्ट करना चाहिए कि जो प्रेजेंट है उसको हम इंजॉय करें, या हमें ऐसा एक्ट करना चाहिए जैसे हम मर गए हो या मर चुके हो, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे स्टेंजा में वो क्या कहता है, जो है लाइक नेचुरल व्यू के बारे में बात करता है, ठीक है। एंड इट इज़ और उसकी ब्यूटी के बारे में बात करता है, जैसे उन्होंने परिंदे की बात की, इसी तरह नेचर के बारे में बताया। फिर ये कहता है कि कुछ लोगों को जो है हंग किया जाता है, मीन्स लटकाया जाता है, कुछ को जो है शूट किया जाता है। यही ज़िंदगी की हकीकत है, लेकिन हम सब ने मरना है। फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेंजा है उसमें यही बताया गया है, लंदन के बारे में बताया गया है, और लोगों के बारे में फिर बताया गया है कि कुछ ऐसी जगहें जहाँ पे लोग खुश रहते हैं। जैसे यहाँ पे जो इन्होंने वर्ड यूज़ किया है, श्रपशार इज़ मच प्लेजेंट हियर। और इसी तरह फिर अगेन थोड़ी बहुत नेचर के बारे में बताया गया कि नेचर को जो है इंजॉय करना चाहिए, नेचर को जो है प्रेफरेंस देनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अब अगर इसके थीम्स की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट थीम जो है वो लाइक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, आपको बेहतर पता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी किसे कहते हैं। इसी तरह मॉडर्न मैन की बात की गई है। मॉडर्न मैन किस तरह क्या सोचता है, मतलब प्रेजेंट को एंजॉय नहीं करता, अपने आप को ज़्यादा फिलोसफर शो करता है, लॉजिकल शो करता है, उसकी बातों में कोई लॉजिक नहीं होती, लेकिन अपने आप को ऐसे शो करता है कि जैसे वो बहुत बड़ा फिलोसफर हो, या उसके पास उन बातों की बहुत बड़ी नॉलेज हो जो वो बता रहा हो, हालांकि वो कुछ होता नहीं इस तरह। मॉर्टल वर्ल्ड, दुनिया में लाइक हम आए हैं तो ऑब्वियसली हमने एक दिन मरना भी है, और ये इसकी इम्पोर्टेंट थीम है। चाहे वो मॉडर्न मैन हो, कोई भी हो, चाहे वो रूरल एरिया हो या दूसरी जो सिटी एरिया हो, कोई भी हो, हम सब ने वहाँ के, चाहे वहाँ के लोग हो या यहाँ के लोग हो, सब ने एक दिन मरना है। और यही चीज़ जो है इस पोएम में भी बताई गई है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़। अगर इसके फिर ये जो क्या कहते हैं लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें, सबसे जो इम्पोर्टेंट लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है, सो उसमें जो है लाइक जो इम्पोर्टेंट है वो है वो। अब ये रिपीट हुआ है, जो रिपीटिशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, रिपीटिशन ऑफ सिमिलर वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंस, उसको हम क्या कहते हैं, रेफ्रेन। रीफ्रेन, REFRAIN, रिफ्रेन। इसी तरह एंथेनियम का यूज़ हुआ है, जिसमें कहते हैं बॉर्न एंड डाई,
ठीक है। सिनोनिम और एंटोनिम का नाम आपने सुना है। सिनोनिम एक जैसे अल्फाज कहते हैं, लेकिन एंटोनिम जो है अपोजिट होते हैं, जैसे लाइट डार्क, ठीक है। इसी तरह जो बर्न डाई, येलो वाइट, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास एसोनेंस का यूज़ हुआ है। एसोनेंस रिपीटिशन ऑफ वावल साउंड्स को कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम इसी की एग्जांपल ले लें, मैं इसको मिटाता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये वाव वाव, अब यहाँ पे जो ओ है और वो है, वो दोनों जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एसोनेंस। फिर हम इलिट्रेशन की बात करते हैं, द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। इलिट्रेशन किसको कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स की जो रिपीटिशन है उसको हम कहते हैं। लाइक यहाँ पे जो एक वर्ड यूज़ हुआ है, सम लेड्स गेट हंग एंड सम गेट शूट। सम, फिर उसके बाद सम, इसी तरह फिर एस, ये सारे जो है रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इलिट्रेशन। अब एस जो है क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अगर ओ होता तो वो फिर वावल में आता, एसोनेंस में आता, तो एस जो है कॉन्सोनेंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज, और ये पोएम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।